मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम लोग जीव विज्ञान में वैकल्पिक प्रश्नों को के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा। विशाल दल बनाकर देशांतरण करते हुए खरीफ फसलों को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? विशाल दल बनाकर देशांतरण करते हुए खरीफ फसलों को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है लोकस्ट, ऑप्शन बी है कटवर्म, ऑप्शन सी है पंपकिन बीटल, ऑप्शन डी है पायरिला। बताइए मित्रों। विशाल दल बनाकर देशांतरण करते हुए खरीफ फसलों को नष्ट करने वाला कौन सा कीट है? मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डा। लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डा। टिड्डा ही एक ऐसा जो है कीट है कि जो ये देशांतरण यानी घूम घूम करके खरीफ फसलों को क्या करता है? नष्ट करता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कह रहा चने की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? चने की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? ऑप्शन ए है पायरिला, ऑप्शन बी है लोकस्ट, ऑप्शन सी है कटवर्म, ऑप्शन डी है कॉर्नवोरस। बताइए मित्रों। चने की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? पायरिला है, लोकस्ट है, कटवर्म है या कॉर्नवोरस है? यहाँ कटवर्म है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी सही है। कटवर्म को कहा जाता है कटुआ। तो चने की फसल को हानि पहुंचाने वाला जो कीट है वो कटुआ है हिंदी में, या कटवर्म कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा पायरिला यह मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है? पायरिला यह मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है शुगर केन, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है राइस एंड रेड कॉटन, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए कौन है? पायरिला मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है? शुगर केन, मैंगो, रेड राइस एंड रेड कॉटन, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों। शुगर केन है कि मैंगो है कि राइस एंड रेड कॉटन है, ए एंड बी दोनों है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों, ए एंड बी दोनों। तो शुगर केन भी हो जाएगा और मैंगो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है गुलाबी कीड़ा किस फसल की हानिकारक कीट है? गुलाबी कीड़ा या स्पॉटेड बॉलवर्म किस फसल के प्रमुख हानिकारक कीट है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है रेड कॉटन, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है पोटैटो, ऑप्शन डी है टोमेटो। बताइए मित्रों। गुलाबी कीड़ा किस फसल की हानिकारक कीट है? रेड कॉटन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। धड़ाधड़ बताइए। रेड कॉटन यानी कपास का जो है गुलाबी कीड़ा जो होता है कपास का जो है प्रमुख हानिकारक कीट है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य भंडारण कीट है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य भंडारण कीट है? बताइए। ऑप्शन ए है वीबिल्स जिसको हम घुन कहते हैं, ऑप्शन बी है बीटलेस या गुबरैला उसी को कहते हैं, ऑप्शन सी है मॉथ सुरहरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी सभी। बताइए मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य भंडारण कीट है? घुन है कि गुबरैला है कि सुरहरी है कि सभी? इसमें से मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी है।
आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। दीमक टर्माइट के आंत में कौन सा सहजीवी जो सेलुलोज का पाचन कराता है? दीमक के आंत में कौन सा सहजीवी है जो सेलुलोज का पाचन कराता है? तो ऑप्शन ए है फार्मिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी है ट्राइकोनिम्फा, ऑप्शन डी है टार्कोलिन। बताइए मित्रों, दीमक के आंत में कौन सा सहजीवी है जो सेलुलोज का पाचन कराता है? तो ये मित्रों फार्मिक एसिड है, कि टार्टरिक एसिड है, कि ट्राइकोनिम्फा है या टार्कोलिन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है, दीमक के आंत में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। ये सहजीवी प्रोटोजोन्स होते हैं जो सेलुलोज का क्या कराते हैं? पाचन कराते हैं। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है रानी दीमक प्रतिवर्ष लगभग कितने अंडे देती है? रानी दीमक प्रतिवर्ष लगभग कितने अंडे देती है? ऑप्शन ए है 50 से 60 हजार, ऑप्शन बी है 70 से 80 हजार, ऑप्शन सी है 30 से 40 हजार, ऑप्शन डी है 90 हजार से 1 लाख। बताइए मित्रों, रानी दीमक प्रतिवर्ष में कितने अंडे देती है लगभग? तो मित्रों 70 से 80 हजार अंडे देती है रानी दीमक। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। रानी दीमक कितने अंडे देती है एक वर्ष में? 70 से 80 हजार अंडे देती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा श्रमिक मक्खियां किसके कारण नपुंसक होती है? श्रमिक मक्खियां किसके कारण नपुंसक होती है? बताइए। ऑप्शन ए है सियालिक एसिड, ऑप्शन बी है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी है एस्टिक एसिड। बताइए मित्रों, श्रमिक मक्खियां किसके कारण नपुंसक हो जाती हैं? बताइए। सियालिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या पेंटोथेनिक एसिड या एस्टिक एसिड? तो मित्रों यहाँ जो श्रमिक मक्खियां होती हैं इसमें अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का अभाव होता है और जिसके कारण ये श्रमिक मक्खियां नपुंसक हो जाती हैं। जबकि यही जो रानी मक्खियां होती हैं ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का क्या करती हैं? वो स्रावित करती हैं और जिसके कारण वो जो है नपुंसक नहीं बल्कि वो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। क्लियर? तो मित्रों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। आइए मित्रों हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मधु में कौन सा शर्करा पाया जाता है? मधु में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड माल्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज एवं सुक्रोज। बताइए मित्रों। मधुमक्खी में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज? बताइए मित्रों। मधु में जो है ग्लूकोज और जो है फ्रक्टोज पाया जाता है। मधु में क्या पाया जाता है मित्रों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि येलो फीवर, डेंगू फीवर और सेंट लुई इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है। येलो फीवर, डेंगू फीवर, सेंट लुई इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक कौन है? तो ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी है एनाफिलीज, ऑप्शन सी है एडिज एल्बोपिक्टस, एडिज एल्बोपिक्टस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए मित्रों। येलो फीवर, डेंगू फीवर, सेंट लुई इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक कौन है मित्रों? बताइए। हाउस फ्लाई है कि एनाफिलीज है कि एडिज एल्बोपिक्टस है या ऑल ऑफ दिस, जिसमें से सभी? मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ
एडीज एल्बोपिक्टस जो होता है इसी के द्वारा ये सारे रोगों का वाहक होता है। येलो फीवर का यानी कीट ज्वर का, डेंगू जो है बुखार का, और कह सकते हैं सेंट्रल इंसेफ्लाइटिस का। लेकिन जापानी जो इंसेफ्लाइटिस होता है उसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स होता है। कौन होता है मित्रों? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो मच्छर होता है वो उसका वाहक होता है। तो आइए मित्रों अब ध्यान दिए रहिएगा। एडीज एल्बोपिक्टस जो होएगा वो इंसेफ्लाइटिस का, सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, डेंगू फीवर और येलो फीवर का होगा। लेकिन वहीं अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा तो क्यूलेक्स मच्छर होगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा प्लेग रोग का वाहक कौन सा है? प्लेग रोग का वाहक कौन सा है? एनाफिलीज है, सीसी फ्लाई है, रेड फ्ली साइनोप्सिला है और नन ऑफ दी, जिसमें से सभी कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं। प्लेग रोग का वाहक कौन सा है? एनाफिलीज है कि सीसी मक्खी है कि रेड फ्ली साइनोप्सिला है या इनमें से कोई नहीं है। यहाँ मित्रों प्लेग रोग सबसे पहले तो जान लीजिए चूहों के कारण। किसके कारण फैलता था? चूहों के कारण। और जिसमें जो है चूहे में रोग फैलता था तो कौन वाहक है? रेड फ्ली साइनोप्सिला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। रेड फ्ली साइनोप्सिला जो है इस प्लेग रोग का वाहक होता था। क्लियर मित्रों? आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जबकि सीसी फ्लाई जो है, सीसी फ्लाई जो सीसी मक्खी होती है तो सीसी मक्खी को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी जो अफ्रीका का निद्रा रोग है वो किस मक्खी के कारण होता है? सीसी मक्खी के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काला जार एवं लेप्रोसी अर्थात कोढ़ रोग का वाहक कौन है? काला जार और कोढ़ रोग का वाहक कौन है मित्रों? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सैंड फ्लाई, बेड बैग, ऑप्शन बी है लौस बेड बैग, ऑप्शन सी है सीसी फ्लाई, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। बताइए मित्रों काला जार एवं लेप्रोसी रोग का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई एंड बेड बैग, लौस बेड बैग, सीसी फ्लाई, ऑल ऑफ दी, जिसमें से सभी। ध्यान से बताइए काला जार का वाहक क्या होता है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई होता है। और जबकि लेप्रोसी का होता है कौन होता है भैया? बेड बैग। और बेड बैग किसको कहा जाता है? खटमल को। खटमल जो है कोढ़ रोग का वाहक होता है और काला जार का वाहक कौन होता है? सैंड फ्लाई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर? इसको क्या कहा जाता है? खटमल। बेड बैग को क्या कहा जाता है? खटमल, बेड बग। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है फ्रेंच फीवर, रिलैक्सिंग फीवर, टाइफस का वाहक कौन है? फ्रेंच फीवर, रिलैक्सिंग फीवर, टाइफस का वाहक कौन है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है लाउस, ऑप्शन बी है बेड बग, ऑप्शन सी है सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी है साइनोप्सिला। बताइए मित्रों फ्रेंच फीवर, रिलैक्सिंग फीवर, टाइफस का वाहक कौन है? लाउस है, बेड बग है, सैंड फ्लाई है, साइनोप्सिला है। इसका क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए सही है लाउस। लाउस जो होता है ये जो शरीर का जू होता है, शरीर का जू फ्रेंच फीवर और जो है रिलैक्सिंग फीवर और टाइफस का वाहक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। यानी ये इसको क्या कहा जाता है? जू कहा जाता है। जू, शरीर का जू, जिसे हम अपने भाषा में चीलर कहते हैं, देशज भाषा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा किसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता? किसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? तो ऑप्शन ए है सीसी मक्खी, ऑप्शन बी है सैंड फ्लाई मक्खी, ऑप्शन सी है मधुमक्खी, ऑप्शन डी है दीमक। बताइए कौन सा ऐसा जो है इसमें मक्खी है कि जिसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता? तो मित्रों मधुमक्खी। इसीलिए इसमें अप्राकृतिक जनन भी कहा जाता है। अप्राकृतिक जनन का मतलब जो निषेचन ना हो तब भी जनन करना। ये मित्रों इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15 देखते हैं।
कह रहा मधुमक्खी के नाच का पता लगाने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? मधुमक्खी के नाच का यानी बी डांस जो है, मधुमक्खी के नाच का पता लगाने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस। ऑप्शन बी है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है कार्ल बुश, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए मित्रों, मधुमक्खी के नाच का पता लगाने के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस, कार्ल वान फ्रिस, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल ब्रूस, कोई नहीं। नाच का पता किसने लगाया था मित्रों? प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस ने लगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्ल वान फ्रिस ने सबसे पहले मधुमक्खी के डांस का पता लगाया और उन्होंने बताया कि जो है ये कैसे कब कौन सी क्रिया कितने दूरी पर ये रहती है, डांस करती है, ये सारी प्रक्रिया इन्होंने बताया और इसलिए इन्हें जो है कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार दिया। क्लियर मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।